हेलो गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है और ये मैं अपने पापा के साथ बना रहा हूँ। इनसे अच्छा कोई शख्स नहीं है जिनके साथ में चूज़ किया है मैंने अपने पापा को। मेरा पहला है और मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी से ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। आप जो हैं एक अपने विचारों को आप सभी के समक्ष रखेंगे और ये अच्छी बात है कि आपका विचार किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। आपको गुड लक फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम फुल फैमिली कि आप जितना हो सके टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड दिल से कि सही और बिल्कुल क्या नाम है बिल्कुल खुल के अपना विचार रखेंगे और जिससे कि एक इंस्पिरेशन हो अपकमिंग जनरेशन्स के लिए और आप लोग की भी जो है मन की बात एक होता है ना, व्हेन यू शेयर, जब हम शेयर करते हैं अपने दिल की बात या जो भी चीज़ है किसी के साथ में, तो हमारा मन जो है लेकिन इट गेट्स लाइटर और जो लेकिन फ्रॉम माई साइड इट्स गुड लक। थैंक यू पापा। पापा, मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। इतने सालों से मेरे माइंड में था, जैसे कि हमारा समय है, चल रहा है ये, और आपका समय था और आपके हमारे दादाजी हैं, तो क्या फ़र्क आपको पता चला? मैं दादाजी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओके, अगर तुम दादाजी से स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं भी अपने दादाजी के साथ में स्टार्ट करना चाहूँगा। भाई मैं भी पीछे रहूँ। तुम अपने दादाजी के ज़माने की बात करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, इट्स गुड। और फ्रॉम माई साइड एक्चुअली माई ग्रेट ग्रैंड फादर, जो लाइक माई ग्रैंड फादर और इनके जो है ग्रेट ग्रैंड फादर जो वो उस ईरा के हैं जिसके अंदर हम लोग जो थे अंडर ब्रिटिश राज थे। तो ब्रिटिश राज में काफ़ी चीज़ें हुई, कुछ अच्छी कुछ बुरी। और ये हर जगह होता है कि जब हम फल फ्रूट्स खरीदते हैं या 1 किलो या 2 किलो फ्रूट्स ले लिया, तो घर आके देखते हैं उसमें से फ्रूट्स कितना भी हमने अच्छा दुकान से लिया हो, कुछ भी हो, उसमें से कुछ जो होते हैं हो सकता है वो पके ना हो सकता है उसमें से कुछ अंदर उनके कीड़ा लगा हो। तो उसी तरह से हर नेशन की एक जर्नी होती है, हर एक जनरेशन जो है, जो मेरी जनरेशन थी, मेरे ग्रैंडफादर की जनरेशन थी, उस सब जनरेशन्स की एक जर्नी होती है। और उस जर्नी का जो होता है वो उन्होंने कैसे सरवाइव किया उस समय टफ टाइम में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइक फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव व्हाट आई थिंक एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ माय ग्रैंडफादर कि देश तो अपना है। क्या था? देश तो अपना था, उस पर ब्रिटिश राज करते थे। सबसे नंबर वन प्रॉब्लम क्या था? ब्रिटिश और इंडियन जब रहते थे देयर वॉज ए लैंग्वेज बैरियर। क्या था? लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज, क्योंकि वो भाई अंग्रेज है, उसको हिंदी नहीं आएगी। नहीं आता है। और इंडियंस जो है हर रीजन में हमारी एक अपनी भाषा है। और हम लोग जो हैं, हम लोग का एक ये भी है कि हम लोग के हर डिस्ट्रिक्ट में सेम हिंदी बोली जाती है, लेकिन तोड़ के बोली जाती है। तोड़ के मीन्स लाइक डायलेक्ट, डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं हमारे, एक्सेंट्स होते हैं। तो ब्रिटिश के लिए उन्होंने ये सोचा कि हमें यहाँ रहना है और इन लोगों के साथ में मिल के और इनका सहयोग लेके रहना है। तो उन्होंने एक अच्छी चीज़ शुरू की, या हमें आज लगता है कि उन्होंने अच्छी चीज़ शुरू की, लेकिन उस ज़माने में उन लोग ने सिंपल सोल्यूशन निकाला कि इंडियंस को एजुकेशन दिया जाए, और वो भी एजुकेशन ऐसा दिया जाए कि उनकी भाषा में हो। तो उन्होंने मैथमेटिक्स बेसिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश
एंड पे जोर देते हुए उन्होंने स्कूलिंग स्टार्ट्स की। और काफ़ी ऐसा इंसिडेंट्स लाइक डाउन द जनरेशन हमें मालूम पड़ी है कि अंग्रेज अगर किसी इंडियन को कोई ऑर्डर पास करता था और वो अगर गुस्से में दिख रहा है तो इंडियन उसकी भाषा तो पूरी नहीं समझ पाता था बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन गैप, बिकॉज ही वॉज द ब्रिटिश स्पीकिंग जो था वो अंग्रेजी, प्योर अंग्रेजी में बात कर रहा है और इसको टूटी फूटी आती है। तो क्या होता था, वो अगर गुस्से में बोल रहा है कोई चीज़ या ऐसा उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी एग्रेसिव है या तो इंडियंस को बड़ा समझ में नहीं आता था कि यार ये ऑर्डर जो दे रहा है इसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करें। और कुछ नई टेक्नोलॉजीज थी वहाँ पर, भाई ब्रिटेन में कार चलने लगी थी, ट्रेन चलने लगी थी, तो उन लोग वो सब चीज़ें यहाँ इंडिया में ला रहे थे। और उस ज़माने में हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम पे बैलगाड़ी वॉज द लाइक बैलगाड़ी एंड घोड़ा गाड़ी वो हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था और इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं। तो उन्होंने कुएं से, वो ज़माना था जब माई ग्रैंडफादर लाइक वो कुआं खोद के जो है डीप वेल, तो उस समय खोदना जो मैनुअल वर्क हुआ करता था, कोई मशीन थी नहीं, तो मैनुअली कुएं खोदे जाते थे और कुएं भी बटे होते थे एज़ पर द कास्टिज़म कि जो भाई ये कास्ट के जो हैं इंडियंस वो इस कुएं से पानी पिएंगे, वो कास्ट वाले उस कुएं से पानी पिएंगे, लाइकवाइज ऐसा होता था। हाँ, ये मतलब बहुत ही स्ट्रगल था। बेसिक नेसेसिटी की जो थी कि कपड़ा हमारे पास लाइक वो नहीं था, क्या नाम है, वैराइटीज कपड़ों की मिलें नहीं थी उस समय। उस समय जो कॉटन है, कॉटन को चरखे से चला के उससे कपड़े बनाए जाते थे और वो थ्रेड जो होते थे वो महीन थ्रेड नहीं होते थे, दैट यूज्ड टू बी रफ थ्रेड्स। सो द ब्रिटिशर्स ने वो भी स्टार्ट किया, टेक्सटाइल्स मिल्स लगाई इधर एंड दे स्टार्टेड, जो उन लोग के जो टेरिकॉट एंड नायलॉन के जो कपड़े हुआ करते थे उस ज़माने में, वुलन क्लोथ्स जो थे उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और वो थोड़े पॉपुलर भी हुए। दे वर वेरी पॉपुलर। उनके जो कपड़े वपड़े थे, उनका खाना पीना जो था उससे भी उस कुजीन का जो है एक लाइक जो खाना पीना और रहन सहन था उनका, उससे एक एरिस्टोक्रेटिक टच आया है इंडियन सोसाइटी में। कि पहले क्या था, राजे रजवाड़े जो थे वही एक एरिस्टोक्रेटिक लाइफ जीते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको आम जनता को भी खोल दिया कि लाइक यू ईट वेल, यू ईट लाइक गरम गरम दिस थिंग, सैनिटाइज योर हैंड्स, लाइक सैनिटाइज एंड क्लीन योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, गरम खाना खाइए। एंड दे यूज्ड टू लाइक उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। जो भी ब्रिटिश राज में, आप अपने शहर में, आप इंडिया में कहीं पर भी हो, आप इंडिया में किसी भी सिटी के हो, आप मेन सिटी में जाके देखेंगे तो एक घंटा घर मिलेगा। क्या मिलेगा? घंटा घर। हम लोग वॉच पहनते हैं, उस टाइम पे इंडियंस के पास में वॉच नहीं होती थी, तो ब्रिटिशर्स ने टाइम सबको पता हो कब कितने बजे कहाँ जाना है, ड्यूटी पे जाना है, नहीं जाना है, जो भी है, सेंस ऑफ टाइमिंग का भी उन्होंने बहुत एक रोल निभा है। तो हम लोग जो थे, हम लोग सूरज को देख के अंदाज़ा लगाते थे लोग पहले कि भाई व्हाट कुड बी द टाइम, पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर एंड ऑल दोज थिंग्स। तो एक टाइम जो था, हर सिटी में हमें एक घंटा घर मिलेगा और घंटा घर में अब आज भी आप जाके देखेंगे तो ब्रिटिश ज़माने की क्लॉक होगी और वो उस मेटल की बनी है कि आज भी चले। हमारे उन लोग के बनाए हुए, ऑल्दो वो लाइक ब्रिटिश इंजीनियर्स के अंडर इंडियन आर्किटेक्ट्स जो थे वो काम करते थे और मार्वल ऑफ इंडियन लेबर एंड ब्रिटिश जो है
थे उनके इंजीनियर्स का एक कोलैब किया हुआ, मैं बोलता हूँ इन लोग का एक उनके बनाए हुए, चाहे वो विधानसभा हो हमारी, चाहे वो चर्चेस हों, चाहे वो स्टेशंस हों, आप ये देखिए कि इंडिया के जितने भी स्टेशंस हैं जो ब्रिटिश ने बनाए हुए हैं, उन सब का डिज़ाइन, बेसिक आर्किटेक्ट डिज़ाइन सबका एक है। दैट आप स्टडी करिएगा जब भी आप जाते हैं, आपकी ट्रेन जाती है, सो इवन द मोस्ट एक्सटीरियर पार्ट में भी जो उन्होंने बनाया था, उन्होंने एक चीज़ किया था कि एक नक्शा पास कर दिया रेलवे स्टेशन का, और उसके अंदर अगर रेलवे स्टेशन बड़ा है तो ओनली दैट द नंबर ऑफ रूम्स, जो नंबर ऑफ रूम्स थे ना, जैसे एक छोटा सा स्टेशन है तो उसमें क्या बनाते थे वो, एंट्रेंस है, एक तरफ टिकट घर, एक तरफ दूसरी तरफ कुछ और, स्टेशन मास्टर, बात खत्म। बड़ा स्टेशन है, टिकट घर, अंदर घुसो, लेफ्ट हैंड साइड टिकट घर, स्टेशन मास्टर, क्लॉक रूम, पुलिस का कमरा एंड मेंटेनेंस रूम, इलेक्ट्रिशियन का कमरा, लाइकवाइज। तो उन्होंने, उनका यही है, यू सी द बेसिक स्ट्रक्चर जो है उस ज़माने का, वो अभी भी खड़ी हुई हैं वो इमारतें, उनके बनाए हुए अभी भी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें एक इंस्पिरेशन देते हैं कि ऐसा बनाइए कि कम से कम 150 साल चले। आज भी आप जाइए, चाहे जो पहले एक स्टेशन मतलब जिसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको हम लोग अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बोलते हैं, वो बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनाई थी, आज भी वैसी की वैसी है, हिली नहीं है। ये जो मुंबई में है ना, मुंबई वाली, अच्छा, उसके सामने वाला बीएमसी ऑफिस है, वो हिला नहीं है। वहाँ का जो म्यूज़ियम है वो हिला नहीं है। आसपास के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो हिले नहीं हैं। लेकिन सो कितनी टनल्स और रेलवे और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने उस टाइम पे एक चीज़ और दी हमको। कुछ प्रथा थी हमारे यहाँ, जो हमारे ग्रैंडफादर्स के टाइम में, कि जब भी कोई औरत, मैरिड वूमन विडो हो जाती थी, विडो मतलब उसका आदमी मर गया, तो उन्होंने क्या करते थे, उस विडो को, उस आदमी को के साथ में जला देते थे, जिंदा औरत को जला देते थे। दैट क्रूअल्टी उन्होंने देखी और उन्होंने रूल पास किया कि ये जो करेगा उसके लिए, तो एक उन्होंने अबॉलिश किया उन्होंने द सती प्रथा, है ना, कि जिंदा लेडी को जला देना अलॉन्ग विद द डेड हस्बैंड, दैट वाज अ क्रूअल्टी, एक उन्होंने वो ख़त्म किया। और दूसरा चाइल्ड मैरिज, उन्होंने चाइल्ड, पहले क्या था कि बच्चे छोटे होते थे, माँ बाप जो है उनको शादी करा देते थे, और जब वो बच्चे बड़े मतलब एडल्ट हो जाते थे, देन वो फीमेल जो है जिसकी शादी हुई थी जिस लड़के से, वो उसके घर में जाती थी, नहीं तो वो शादीशुदा बचपन में ही हो जाती थी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अच्छी करी। और हमारे ग्रैंडफादर के टाइम पे स्टीम इंजन आ गया था इंडिया में, स्टीम इंजन आ गया था, और ये ओनली 4 व्हीलर्स आए थे, और 4 व्हीलर्स वो वाले थे कौन से, लाइक जो कि से 100 सीसी, 100 या 150 सीसी के इंजन्स उस समय आए थे, और वो कारों में लगते थे। और कच्ची सड़कें थी, लेकिन पक्के मकान नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी, डिप्रिसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और खेती के लिए पूरे हिंदुस्तान को डिपेंड करना पड़ता था बारिश पे, किस पे, रेन पे। और दैट वाज अ टफ टाइम। उसी की वजह से जो था कि हम लोग के यहाँ शॉर्टेज ऑफ फूड रहता था, और बहुत सारा अकाल पड़ता था, बहुत लोग मरते थे, बीमारियाँ फैलती थी।
बताया है हमारे परदादा के बारे में। करेक्ट। बहुत हार्ड पीरियड था वैसे मतलब आप कभी सुनेगा उसको तो उसके लिए तो ये 2 मिनट का चीज़ है, लेकिन उस पीरियड में जो भी रहा हाँ। बहुत हार्ड टाइम दे सब फेस एवरी इंडियन एवरी इंडियन। जो भी 1930s में या 1920s में पैदा हुए थे उन्होंने बहुत बुरा समय देखा। अपराइजिंग, अनरेस्ट इन द वर्ल्ड। एक्चुअली वो हम ये बोलें कि पूरा जो 20th सेंचुरी था 1910 से लेके 1950 तक का टाइम जो था वर्ल्ड में, एक ये जो पैच था 50 साल का, फ्रॉम 1910 टू 1960, नॉट 60, 50। सो दिस 40-50 ईयर्स का जो स्पैन था, नॉट ओनली इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, इट वाज अ टफेस्ट, लाइक टफेस्ट टाइम दैट एवरीबडी फेस। सबने कैजुअलिटीज, डिस्ट्रक्शन, इन्वेंशंस, और वो भी हार्मफुल इन्वेंशंस, यूजफुल नहीं, हार्मफुल इन्वेंशंस हुए। टेक्नोलॉजी की एक रेस लगी कि to like we had World War I and II in a quickest span of time। और उस टाइम पे आप तो जानते हो कि जब वॉर होता है तो हर देश को सारा अपना ध्यान और रिसोर्सेस लड़ने के लिए, गोला बारूद बनाने के लिए, बम बनाने के लिए, टैंक बनाने के लिए उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो कोई कंस्ट्रक्टिव काम वो देश नहीं कर सकता। तो वो था मेरे ग्रैंडफादर का ईरा। एंड टचवुड उन्होंने वी डिड नॉट हैव एनी कैजुअलिटी, एंड it was a lovely actually experience which I have down the line, down the generations, to the stories I have heard and come across। मेरे पास तो कोई वो भी नहीं था एंटरटेनमेंट वैसे देखा जाए। नहीं, उस समय एंटरटेनमेंट था एक्चुअली। फोन नहीं, वो एंटरटेनमेंट मेरे पापा तक जो था, उन लोग के टाइम में दे हैड दैट रेडियो वाज देयर। माय डैडीज टाइम, माय फादर्स टाइम तक रेडियो आ चुका था। और टीवी वाज नॉट देयर। नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तो था ही नहीं। वो जो इंटरटेनमेंट बेसिकली उस समय ये होता था, लड़कियां जो हैं वो अपने घर के झूला, घर का पेड़ होता है ना, इंडिया में उस टाइम पे हर घर के आंगन में पेड़ हुआ करते थे, ठीक है, चाहे वो आम का हो, चाहे वो नीम का हो, 100%। और उसी नीम की जो डंडी होती थी उसको तोड़ के ना एवरीडे, लाइक वी यूज्ड टू ब्रश, दे यूज्ड नॉट, वी, आई नेवर डिड इट, आई नेवर फैंसी ऑल्सो, मैं करूँगा भी नहीं कभी, आई डोंट लाइक इट एक्चुअली। सो उन लोग जो थे, माई ग्रैंडफादर टाइम, इंडिया में टूथब्रश का कोई वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उन लोग जो थे दे यूज्ड टू लाइक नीम च्यू, हाँ, उसको नीम की लकड़ी को तोड़ने का, उसको च्यू करके उससे ब्रश करने का, और जो कोयला होता है, कोयला, लकड़ी का कोयला, उसको मैश करके, उसको पीस के उसके अंदर नमक मिलाते थे। और उसके अंदर स्वाद के लिए उनको ये मालूम था कि जो लौंग है, क्लोव है ना, क्लोव और नमक कोयले के साथ में पीसते थे, तो उसका जो ऑयल होता है, किसका, लौंग का जो तेल होता है, वो कोयले में आ जाता था, फिर उससे लेके मंजन करते थे। दैट वाज द थिंग। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोप वाज आल्सो नॉट देयर इंडिया में। माय ग्रैंडफादर के टाइम पे कोई सोप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पीपल यूज्ड टू टेक, मट्टी लेते थे, मड नॉर्मल, उससे लेके करते थे, एंड दे यूज्ड टू क्लीन द हैंड। और पानी पीने का जो रिजर्वर, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कंटेनर रिजर्वर, उस समय होता था मटका, अर्थन पॉट्स, सारे के सारा खाना पीना जो था अर्थन पॉट्स में बनता था। और या फिर उसमें बनता था, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मेटल में हम लोग यूज़ करते थे मोस्ट डेफिनेटली
एक्सक्यूज मी, वी यूज टू, हम लोग ब्रास यूज़ करते थे। ब्रास मतलब पीतल, पीतल के बर्तन यूज़ करते थे, लोटा, ग्लास, चम्मच, ये वो, करछी मर्ची, वॉट एवर द थिंग इज, लेकिन करछी मीन्स वॉट, करछी मीन्स कोई भी चीज़ पकी हुई है उसको ऐसा डालने का, घुमाने का, लेकिन लेडल्स, व्हाट यू कॉल, लेडल्स आर द करछी मर्ची जो भी है, वॉट एवर दे यूज्ड टू डू इट। तो दैट वाज अ थिंग। और आग, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग फूड वाज लाइक चूल्हे होते थे, चूल्हा, मड के वो लकड़ी वकड़ी डालो उसके अंदर, वो पकेगा, वो जो भी ABCD है। और वहाँ उस टाइम पे मिल्क का कॉन्सेप्ट खरीदने का था ही नहीं इंडिया में, सबके घर में गाय बकरी होती थी। इंडिया वॉज नेवर पुअर एक्चुअली, वी लिव्ड वेरी रिचली। तो घर का दूध, घर का दही, घर का घी, और किसी के भी घर में शादी हो, कुछ हो, ये जो बारात आती है, कोई जो बारात घर में नहीं जाता था, गाड़ी योर गेस्ट इज़ माई गेस्ट, जो खाओ पियो क्या है, दूध, अच्छा उसके घर में बारात है, चलो उसके घर में भेजो, क्या बोलते हैं, लेकिन पीपल यूज टू हैव अ ग्रैंड सेलिब्रेशन। और वो एक दिन का शादी होता है आजकल क्या है, शॉर्ट टर्म मैरिज, भाग के जाएंगे, शादी करेंगे एक दिन में, दूसरे दिन लेके भाग के जाएंगे। ऐसा नहीं है, बारात आती थी 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कंप्लीट तुम लोग आओगे, अब जाओगे लड़की के घर पे, 10 दिन रहोगे आराम से, एक एक चीज़ जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक एक सेरेमनी होगी, और वो लाइफ टाइम सेलिब्रेशन होता था एक्चुअली। ऐसा नहीं कि लड़का लड़की का शादी हो, चलो रे गुड बाय, चलो रे जाने दो, ऐसा नहीं है। माँ बाप एक दूसरे को समझते थे, लड़की वाले समझते थे एक दूसरे को, सेलिब्रेट करते थे द यूनियन ऑफ टू फैमिलीज, और बड़ा वो होता था, लेकिन ह्यूज सेलिब्रेशंस यूज्ड टू बी देयर। और मैंने अपने बचपन में ये क्या बोलते हैं, ये नहीं देखा कभी भी। ड्यूरिंग माई फादर्स ग्रैंडफादर टाइम ऑल्सो, हिंदू मुस्लिम का कोई लफड़ा नहीं था, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और इसका कोई लफड़ा नहीं था, ऑल वेर इंडियंस, वी वेर ओनली वन। घर के अंदर तुम जो करते हो करो, अल्लाह को बुलाओ, भगवान को बुलाओ, जीसस क्राइस्ट को बुलाओ, वाहेगुरु को बुलाओ, जिसको झूलेलाल को बुलाओ, जिसको बुलाना है बुलाओ, जिसकी पूजा करना है करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन घर के बाहर निकला और सब सारे कोई भी है जो अपने से बड़ा है, चाचा है, मामा है, ताऊ है, अपने से छोटा है, अपने घर के बच्चे के जैसा है। दैट वाज द इंडियन फीलिंग, और वो दैट वाज अ लवली टाइम। अब हम अपने दादा के बारे में आते हैं। माय फादर, वेरी गुड। हमारे फादर के टाइम पे भी बहुत अच्छा होता था टाइम। एक्चुअली मैंने देखा हमारे ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम हमारे पास थी एक्चुअली फैमिली के अंदर 2 मोटरसाइकिल्स भी है, 2 मोटरसाइकिल्स। और वो टाइम पे हम लोग के जो साइकिल होती थी, साइकिल का भी लाइसेंस होता था। ओके। जो हम लोग साइकिल चलाते हैं बच्चे, उसका भी लाइसेंस बनता था कि उसको चलाने के लिए इंडिया में साइकिल पे भी लाइसेंस बनता था ब्रिटिश टाइम पे। और फिर उसके बाद में उस टाइम पे हमारे पास थी अराउंड वी हैड 2 motorcycles and 3 cars, and we had 5 that rifles। उसमें से 2 नाली की जो थी वो 2 ही थी, बाकी वो पूरी ब्रिटिश टाइम की जो होती ना, दैट लंबे राउंड वाली, वो वाली थी। वी हैड दैट वेपन्स। तो माय फादर तो जैसे आपने बोला ना कि बच्चे लोग क्या करते थे उस समय की लड़कियां, तो फ्रॉम माय ग्रैंडफादर टाइम टिल माय फादर टाइम, जो हमारी जितनी भी लड़कियां होती थी उन लोग क्या टप्पा खेलती थी, लेकिन वो टाइल्स को ना, 7 टाइल्स को, उसको टप्पा, वो एक के ऊपर एक रखो, गेंद से मारो, वो गिरेगा, भाग के जाओ, लेकर आओ। खो खो एंड नहीं, झूला झूलती थी। वो नीम का पेड़ जो आंगन में लगा रहता था उसमें झूला डाल देते थे, दबा के झूलो, और ये वो गाना गाओ, जो करना करो, क्योंकि वो आपके आंगन में होता था। एंड नियर बाई की भी जो भी लड़कियां होती थी, फीमेल्स, सब आ जाती थी और खेलते थे।
और लड़कों के लिए सबसे बेस्ट था क्या मालूम है? एक्सरसाइज। लड़कों के लिए लाइक माय फादर वाज अ रेसलर, ही वाज अ बिग बॉय इन हिज यूथ। माय फादर वाज अ रेसलर एंड ही वाज अ बिग बॉय लाइक am I like my father or I am तो मैं ज़्यादा हूँ, कम हूँ या ज़्यादा हूँ दादा जी से? Yeah, also good. So this is me my this thing Dola Mola. I am not a wrestler, लेकिन my father was wrestler तो और my grandfather he was also wrestler। उन लोग के टाइम में यही था, शाम को जाते थे वो। मेरे को इसीलिए मेरे को बहुत बुरा लगता था, मैं पापा की उंगली पकड़ के जाता था। तो उन लोग क्या करते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था कि इन लोग क्या करेंगे, अपना कुर्ता उतारेंगे, अपना धोती उतार के रखेंगे, वो लंगोट में छोटा छोटा वो लंगोट चड्डी में स्मॉल लेकिन स्मॉल निकर्स Shorts. हाँ, अरे उसको पहन के ऐसा एक दूसरे को रगड़ते थे, उठा उठा के पटकेंगे किसमें, वो चला वो मट्टी में, और पूरा गंदे हो जाते थे। और मैं बाहर खड़े खड़े मैं सोचता था ब्लडी माय फादर ये मट्टी में क्यों खेल रहे हैं एक्चुअली वही है, और उठा के कभी ये उसको पटक रहे हैं, कभी वो पटक रहा है, दबा रहे हैं, ये कर रहे हैं वगैरह। तो मेरे को बचपन से ही वो ये जो क्या बोलते हैं कुश्ती से मेरे को नफरत हो गई। मैंने बोला सब कुछ करूँगा ज़िंदगी में लेकिन कभी भी रेसलिंग नहीं करूँगा, और आज तक रेसलिंग नहीं किया, बाकी सब कुछ किया, मज़ा आया। एंड माई फादर टाइम ऑल्सो, उन लोग के टाइम पे द एजुकेशन वॉज लाइक ब्रिटिश लोग के जाने के बाद में माई फादर लाइक स्टडीड, उन्होंने पढ़ा और पढ़ाई पे मतलब माई फादर वॉज वेरी गुड इन दिस थिंग। उनकी हैंड राइटिंग कितनी प्यारी थी ना, माई फादर लाइक ही हैड ए वेरी गुड राइटिंग स्किल्स एंड दिस थिंग। एंड उन लोग का सबसे बड़ी एक चीज़ ये थी कि उन लोग याद बहुत रखते थे, क्योंकि इट वॉज अ वन टाइम शो, और वन टाइम टीचर आता था, उनके गुरुजी बोलते थे एक्चुअली, गुरुजी आएगा एक बार पढ़ाएगा, वो जो पूछना वो टाइम पे पूछो, उसके बाद तुम्हें और कोई नहीं बता सकता कि साला वो सब्जेक्ट में उस दिन कौन सा पढ़ाया गया था। तो सारे बच्चों को इतना मालूम था कि जो भी ये बोल रहा है सर या टीचर, इसको घुस के यहीं पर समझ के इसको दिमाग के अंदर उतार लेना है। और जब भी टीचर ने जो भी एक दो दिन के बाद में पूछा और नहीं आया तो ऐसा डंडे से मारते थे ना, या हाथ की तो हथेली का तो ऐसा। एक्चुअली दो तरह के स्टूडेंट्स होते थे, पहले भी और आज भी। एक होता है बेशरम, बेशरम को सिर्फ यहाँ मारते हैं, कहाँ, यहाँ पर एक दो मार दिया, आओ 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 फिनिश। और दूसरा होता है महाबेशरम, जिसको हर क्लास टीचर हर क्लास में दबा के धोती है, पूरा स्केल मारती है। उन लोग के वो भी, अबे टीचर लोग भी तो इंसान है, रोबोट्स थोड़ी ना है। तो इन लोग मारते मारते जब थक जाती है तो जो महाबेशरम होता है ना स्टूडेंट, फिर उसको उधर नहीं पड़ता है, उसके पिछवाड़े पे लेकिन बम स्टैंकिंग लाइक बम्बार्टमेंट यू कैन से, क्या होता है द बम्बार्टमेंट फॉर द महाबेशरम्स। So we always have like certain students, percentage of the students in the class who dislike studies, or those who don't like to they don't want they're least interested into scoring good marks. तो हर क्लास में होता है। तो my father उनके एरा में एक चीज़ ये थी कि my father was born in 1942, so he saw the pre-independence during his early childhood. And then he saw the post-independence and he had a mixture of experience. तो उन्होंने जब भी मुझसे बोला है तो यही बोला है, बेटा make sure that you do well and don't depend on others. You have to be self-sufficient. कि मुझे दूसरों पे डिपेंड नहीं होना है कभी भी किसी भी चीज़ के लिए। Make sure that you are self-sufficient and whatever decision you take, think twice. बोलते थे 2 बार सोच के कोई भी एक्शन लेने से पहले 2 बार सोचो, जिससे कि तुम्हारा डिसीजन गलत ना हो। सो एंड इट वॉज ए वेरी दिस थिंग। उन्होंने हम लोग को, बहन भाई को कभी नहीं मारा पढ़ाई के लिए। उनका एक ही रूल था, दादाजी का एक ही रूल था, बाहर खेलना बंद उस दिन से जिस दिन तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड के अंदर रेड आ गया। रेड आ गया मतलब
जब भी कोई फेल होता है तो उसके मार्क्स के नीचे एक अंडरलाइन आता है ना, एक अंडरलाइन की इस सब्जेक्ट में फेल। तो माय फादर हैड ए वेरी स्ट्रिक्ट रूल, जिस दिन तुम्हारे चाहे यूनिट टेस्ट में आ जाए, नेक्स्ट उसी दिन से ही बाहर खेलना बंद, यू कांट गो आउट ऑफ योर होम, बाहर जाके जाना ही बंद, फिर तो स्कूल एंड घर, दैट्स ऑल। सो दैट यूज टू बी ग्रेट पनिशमेंट फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि हम लोग के टाइम में हम लोग क्या करते थे, हॉकी, फुटबॉल, स्विमिंग, दैट वाज लाइक टेबल टेनिस, दैट वाज माई लाइक अर्ली चाइल्डहुड गेम्स। तो ही हैड ए वेरी दिस थिंग रूल, और वो रूल मुझे एक्चुअली पसंद आया, लेकिन मैंने तुम लोग पे कभी नहीं बोला कि मैंने ये बोला, हाँ मैंने इन लोग को यही बोलता था अपने बच्चों को कि चाहे 15 नंबर आए 100 में से, लेकिन बिना नकल के आने चाहिए, सो दैट आई नो कि वेयर यू स्टैंड, तुम कहाँ पर हो। मैं अपने बगल वाले का नकल करके 75% मार्क्स लेकर आके अपने पापा को खुश नहीं करना चाहता, ना ही मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे करें। अगर तुम्हारा 100 में से 15 आया है या 18 आया है या 28 आया है या 32 आया है, आई एम मोर देन हैप्पी कि ये तेरे दिमाग का है, कि तेरे दिमाग में इससे कम तो है ही नहीं, दिस इज़ द लीस्ट यू हैव एंड दैट्स व्हाट। हम इम्प्रूवमेंट तो तभी कर पाएंगे किसी चीज़ में जब हमें मालूम पड़ेगा कि कहाँ पर गड़बड़ी है। ओके, तेरे मैथ्स कमजोर है, मैथ्स पे काम करते हैं, तो नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में या नेक्स्ट एग्जाम में यू विल डू वेरी वेल, राइट। एंड हम लोग में भी सेम वो था। मेरा कॉन्सेप्ट ये था, अपने क्लास के जो बॉयज़ गर्ल्स होते थे, मेरे को जो चीज़ समझ में नहीं आती थी, लेकिन यू नॉट एबल, कंप्यूटर व्हाटएवर दे से इट गोज इनटू माइंड, बट समटाइम्स यू गेट स्टक अप समवेयर, कुछ समझ में नहीं आता है। देन आई यूज्ड टू बी काइंड ऑफ लाइक फ्रीक, कि किसी से भी कुछ भी पूछने का, अगर इन लोग भी नहीं बता पा रहे हैं तो वापस उसको जाके स्टाफ रूम में पकड़ने का, टीचर को हाथ पैर जोड़ने का, बोलने का, वो कॉन्सेप्ट समझा दो वापस। एंड दे यूज्ड टू विलफुली समझाते थे। आई रियली हैड वेरी हेल्पफुल एंड आई एम ग्रेटफुल दैट वॉट एवर आई एम, जो भी मैं हूँ अपने टीचर्स की वजह से हूँ और उनकी गाइडेंस से हो। तो जो भी मेरे टीचर्स थे और आगे होंगे, ठीक है। मेरा है, आई एम 61 नाउ, आई एम 61, आई एम स्वीट 61, कितना है? स्वीट 61, एंड दिस दिसंबर आई विल बी 62, मैं चालू हो जाऊंगा, 61 खत्म होएगा, 62 में चालू, एंड आई एम प्राउड टू बी लाइक लीव दैट लॉन्ग एंड ईट वेल, ईट हेल्दी, लाइक ऐसा नहीं कि ज़्यादा खाने का, मेरा कॉन्सेप्ट है खाने में ज़्यादा नहीं खाने का या बहुत सारा नहीं खाने का। यू ईट वट एवर यू लाइक यू हैव क्रेविंग फॉर, जिस चीज़ को खाने की इच्छा है उसको ज़रूर खाने का, और लाइक एक लिमिट में। यू हैव टू लिव लॉन्ग टू ईट सो मेनी थिंग्स। बहुत ज़्यादा जिंदा रहोगे तभी बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंट ओकेशंस में टेस्ट लोगे और इन्जॉय करोगे। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? आपका समय क्या है? हमारे टाइम पे भी सेम था। एक बार एक्चुअली ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, मेरे कुछ दोस्त हैं, जैसे एक था सलीम शेख, आई डोंट नो, सलीम शेख जो था, एक बार मैंने उसके घर में खाना खाया और मैंने आके मम्मी को बोला, अरे मम्मी तुम कैसे बनाती हो ये रोटी? क्यों, क्या हो गया? मैंने बोला ये तुम ऐसे करके बनाती हो, उसकी मम्मी वैसे बनाती है। तो हैं, तूने कहाँ देखा है वो? मैंने बोला मैं फलाने के घर गया था, माई फ्रेंड्स हाउस, उसकी मम्मी। अच्छा, बड़े प्यार से पूछा क्या किया? बोला खाना खाया। अच्छा, क्या खाने में था? मटन था, फलाना ढिमकाना खाया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा धुलाई हुआ मेरा, बहुत धुलाई हुआ। तो देन आई केम टू नो कि माई मदर थॉट कि मैंने बीफ खा के आया हूँ, लेकिन उसकी मदर जो थी मैंने जब बोला ना, वो सब मारपड़ी मेरे को घर पे,
तो उसकी माँ ने बोला क्यों मार पड़ी? तो मैंने बोला, मम्मी ने बहुत मारा और बोला कभी उनके घर में खाना मत खाना। तो उसने मुझसे फिर मेरी मम्मी को बोला कि अरे दीदी मटन बना था, मटन मतलब बकरा गुड। बकरा बना था, हम लोग जो खाते हैं वो नहीं बना था। तो माई मदर वॉज लाइक तो उस दिन के बाद से मैंने अपनी माँ को कभी नहीं बताया, चाहे मैं कहाँ कुछ भी, मैं मछली खाऊं, झींगा खाऊं, कुछ भी खाऊं घर के बाहर, लेकिन घर में आता हूँ तो बोला कुछ नहीं बताने का। वो बहुत मार पड़ी थी। तो एक लेकिन हम लोग के टाइम पे ये चीज़ थी कि नहीं बाहर का जल्दी नहीं खाते थे, किसी के घर का भी नहीं खाते थे। और आज भी ये कॉन्सेप्ट है कि किसी के भी घर जाओ तो लाइक यू नो अवॉइड टू ईट एनीथिंग विच दे कुक। ओके। जैसे कि बिस्किट है, बिस्किट्स है, चॉकलेट्स है, Seal ऐसा packed things you can सील eat. पैक थिंग है। वो Okay. आज भी कॉन्सेप्ट है कि भैया चिप्स है, चिप्स का पैकेट खोलो डाल के दे दो ताकि वो हाँ। और हर आदमी की एक दूसरे से रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए कि किसी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस ड्यू टू रिलीजन सेंटिमेंट्स या फिर खुद भी हैं, वो सबकी अलग अलग होती है। वी शुड रिस्पेक्ट, भाई सबको रिस्पेक्ट करने का। और दूसरी बात है हम लोग को एक चीज़ और करना चाहिए और वो है कि शेयर मतलब अगर मेरे साथ कहीं धोखा हुआ है तो बताने का, मेरे इधर उधर ऐसा ऐसा हो गया, वो दुकान वाला है या वो बंदा या वो जो है क्लाइंट है ट्रस्टेबल नहीं है। और सेम चीज़ है, ट्राई टू हेल्प आउट लाइक यू नो एवरीबडी दोज आर अराउंड यू। अच्छी चीज़ें अगर है तो शेयर करने का कि डो नॉट स्ट्रगल इफ़ यूर किसी को देख लो स्ट्रगल करते हुए तो उसको धीरे से बोलने का भाई ऐसा है, ज़्यादा स्ट्रगल मत कर, ऐसे ऐसे करेगा तो इजी रहेगा, इट विल बी बेटर फॉर यू। लेकिन चॉइस उसकी रहने दो। अपनी चॉइस किसी पे थोपने वाला मतलब एक जानवर से भी गंदा आदमी है, मतलब वर्स देन ए ब्लडी एनिमल एंड ए डॉग यू कैन से। कुत्ते से भी गया गुजरा है जो अपनी सोच या अपना जो है दूसरे पे थोपे। अरे उसका दिमाग है, उसको जिंदा है ना, सोचता है ना, गू तो नहीं खाता है। आई एम सॉरी, गू मतलब शेट तो नहीं खाता है ना, उसके पास दिमाग है सोचने के लिए, सोचने दो उसको, अपना करने दो। बट यू कैन एडवाइस somebody if they are doing wrong or this thing, be like you know have that option open कि ask me, I will advise you, ask me, that's all. But don't force anybody, that's not good, that's not Nobody fair. have rights to force anyone. नहीं, राइट और रॉन्ग तो अलग चीज़ है कि अगर लेकिन तुम किसी को एक प्लेट में तुमने केक रखा हुआ है, एक प्लेट में गू रखा है, वो गू खाने को मांग रहा है, खाने दे साले को, लेट हिम एंजॉय। सो लाइक यू नो भाई मैंने अपनी तरफ से एक प्लेट केक भी दिया और तुम उसको सामने वाले के पास में गू भरा हुआ है प्लेट में, तो उसको एक प्लेट केक दे देने का, बोलने का ट्राई दिस, खाए तो खाए, नहीं तो enjoy your enjoy your delicious sumptuous food whatever you are eating। तो ऐसा है, लेकिन किसी को लाइफ में वो नहीं करने का, नहीं, डोंट लाइक यू नो Force. नहीं। सेम इन रिलेशनशिप ऑल्सो, रिलेशनशिप में इफ लाइक यू नो अगर तुम्हारी नहीं बन रही है किसी के साथ में, चाहे वो ब्रदर हो, चाहे वो वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, अगर रिलेशन नहीं जम रहा है तो खींचो मत, वो टूटेगा। रिलेशन दोनों का लाइक यू नो अगर नहीं जम रहा है, रोज किचकिच होती है, रोज डिफरेंस ऑफ थॉट्स होते हैं, वर्बल कॉन्फ्रंट्रेशन होता है, देन फिजिकल एक्शंस होते हैं, तो उससे अच्छा है ब्लडी बी सेंसिबल, गेट सेपरेटेड, गेट गो अवे, गेट सेपरेटेड और take a break. हाँ, टेक अ ब्रेक, क्या टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम, बोलो ठीक है, लाइक यू नो आई एम गोइंग फॉर घूमने जा रहा हूँ, गए 15-20 दिन कहीं रह कर आए, थिंग्स लाइक यू नो लेट दैट पर्सन ऑल्सो गिव देम स्पेस टू थिंक क्या था। लेकिन हम लोग के टाइम पे ये फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था, लैंडलाइन थी, टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट आया था, कलर टेलीविज़न आया बहुत देर से, और उसके बाद में You have to write letters to if you want to talk to someone. हाँ, अब आज हाँ उसमें बहुत लड़के मार खाते थे, बहुत लड़के मार खाते थे उसमें, माय गॉड बहुत लड़कियों ने मार खाया। मैंने कभी किसी लड़की को
ना ही लव लेटर लिखा और ना ही साल आगे जाके लिखूंगा। इस दुनिया में कोई भी लड़की इतनी सुंदर नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए जिसको मैं एक लव लेटर लिखूं। मेरे लिए वो है ही, बनी ही नहीं, मेरा दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू लाइक मी एज आई एम, इफ आई लाइक यू एज यू आर, देन वी कैन टॉक। नहीं नहीं नहीं, राइट वाइट नहीं, वो बाकी मेरा कॉन्सेप्ट ही शुरू से ही है। इफ यू लाइक मी, टॉक टू मी, अदरवाइज गेट लॉस्ट। नो शॉर्टेज ऑफ, ऐसा दुनिया में बोलते हैं ना, शॉर्टेज नहीं है, लड़की लोग का शॉर्टेज नहीं है, ना ही अच्छे लड़कों का शॉर्टेज है। इफ यू डोंट लाइक समबडी, जस्ट पास, उसको पास करने का, उसको बोला चले निकल, हो गया तेरा, उससे दूर भागो। जिसको समझ में आता है उसे वो करो। और वो टाइम पे क्या लड़के लोग को लाफा बहुत पड़ती थी। छोकरे लोग क्या करें, वो लेटर लिखेंगे और पता नहीं क्या, नहीं, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूँ, और क्या ना आए तो जीना छोड़ दूँ, राइमिंग वर्ड्स, स्टूपिड वर्ड्स। तो मेरे हिसाब से, हाँ, मेरे हिसाब से वो आदमी जो है साइकोलॉजिकली और मेंटली वीक है, या वो लड़की या वो लड़का, जो ये समझता है कि दूसरा आदमी उसको प्यार करता है उनके माँ बाप से ज़्यादा या बहन भाई से ज़्यादा, उससे बेवकूफ़ कोई है ही नहीं। इफ़ यू लाइक समबडी, सबसे पहले जिसको पसंद करते हो और प्यार करते हो उसकी इज्जत करो। ठीक है, उसकी इज्जत करो, उसकी वैल्यू करो। बीइंग फिजिकल होना मतलब लाइक यू नो, हैविंग लाइक यू नो, बिफोर, शादी से पहले फिजिकल या होना मेरे कॉन्सेप्ट में नहीं था और ना ही अभी भी है कि इट्स लाइक एन शिट, लाइक यू नो, मेरे इसमें वो नहीं कॉन्सेप्ट में, ना ही किसी को लेटर लिखना, ना वो करना, ना ही किसी को चेस करना। बाय बाय मीन्स गुड बाय। इफ यू टेल मी बाय बाय, आई विल से गुड बाय फ्रॉम माई साइड। गेट लॉस्ट। नहीं, you find like you know good luck and like you know get lost. You find somebody more like you know better than me, like you know, and I will say from my side, you don't deserve me. Like you know, भाई आप अपन भी है, बुढ़ा है तो क्या हो गया, है कि नहीं? You don't deserve me, so get lost, sort of, right? Thinking, इससे peace of mind बराबर रहता है। खाना खाने के बाद ऐसी बेड पे लेटोगे, आराम से सो जाओगे, ना किसी का पैसा उधार छोड़ने का और ना ही किसी के बारे में गलत सोच रखने का। दैट इज़ लाइक यू नो माई आज तक का मेरा मेन वो चीज़ है, हमारी जनरेशन का है। और हम लोग के टाइम पे ये होता था कि अगर किसी लड़की ने, अगर वो टाइम अभी बोलते हैं ना, अगर कान में ऐसा कि भैया ये देखो ये क्या छेड़ रहा है, और बहुत मारता था मैं, सिर्फ कान में से भैया देखो ये, अरे बस घूमने का धमाधम चालू। ऐसा नहीं कि हम ही रसीद काट रहे थे, हमारी भी कटती थी, नो प्रॉब्लम। अरे दूसरे के भी हाथ है, वो थोड़ी ना वो ऐसा हाथ बांध करके वो लाफा खाएगा। तुम 4 मारोगे, 2 पड़ेगी, ओके, प्लस माइनस ओके, मतलब हाँ। और पहले दुश्मनी को बढ़ाते नहीं थे, लाइक है ना, आज हो गया नहीं उसको घेर के मारेंगे उसको, ये सब नहीं था कॉन्सेप्ट। सेम टाइम है वो, हाँ, जो सेम टाइम महाकल्याण दे डालते थे। अभी और कुछ बताइए, जैसे कि आपने डिटेल में आपका स्कूल, आपका दोस्त, हाँ, एक तो था सलीम शेख, अरे याद करते अभी भी? हाँ, सलीम शेख, एक तो सलीम शेख है, दूसरा है संतोष यादव। संतोष, इसको याद करते हैं कि अभी मिलना चाहते हो? संतोष कुमार यादव इंडियन नेवी में मेरे साथ में था। उसका वो था क्या, 149607 टैंगो उसका नंबर है, इंडियन नेवी। कहीं भी है संतोष, कांटेक्ट मी। सलीम शेख, वेर एवर यू आर, प्लीज़ क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉप ए मैसेज। फेसबुक पे हो, किधर भी हो, मैंने ढूंढा लेकिन तुम लोग मिलते नहीं हो। तुम लोग भी मेरी तरह हो, मैं भी फेसबुक पर हूँ लेकिन कभी जाता नहीं हूँ उस पर। तो तुम लोग ढूंढो यार मुझे, मेरे को, मैं किधर हूँ। मेरा विक्टर मसीह के ही नाम से आएगा। और बहुत सारी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव मेनी लाइक यू नो फीमेल फ्रेंड्स। लेकिन हम लोग की बहुत ही हेल्दी फ्रेंडशिप होती थी उस ज़माने में। ऐसा नहीं कि पकड़ना है उसको, ये करना है वो, ये सब हम लोग के टाइम पे नहीं था। वी यूज्ड टू हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स।
So there was somebody called अंजला. तो अंजला शी वॉज देयर. सो हम लोग थोड़ा उठते बैठते थे, घूमते फिरते थे हम लोग का. अंजला क्या था उसका, मैं भूल रहा हूँ उसका. शी वॉज अंजला. और सेकेंड वॉज अंजू श्रीवास्तव. से लवली वॉज. एंड सो मैनी मोर, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, बहुत सारी थी. एंड हम लोग बातचीत करते थे नॉर्मल. और मैंने कभी उससे अपना होमवर्क नहीं कराया किसी भी अपनी गर्लफ्रेंड से. मतलब गर्लफ्रेंड मतलब फीमेल फ्रेंड्स, नॉट गर्लफ्रेंड. हमारे टाइम पे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था. ठीक है, और फ्रेंड्स, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, दैट्स ऑल. कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं. क्या है, गेट लॉस्ट. तुम जाओ अपने घर में, हम अपने घर में. वो बड़ी चल. सो दैट वाज माय टाइम. और मस्त खाने का और जितना अच्छा हो सके करने का. तो मैं गया किधर, इंडियन नेवी में भी काम किया. और उसके बाद में इंडियन नेवी के बाद में देन आई वेंट टू यूके, यूनाइटेड किंगडम, साउथहैम्पटन में काम किया फॉर 15-16 years. आई हैड लवली टाइम. एंड total span of 31 years, 32 years I have spent in at sea. Basically, I'm a trained gas turbine engineer. Engineering is एक ऐसी चीज़ है जो आदमी once you fall in love you can't come out. It's like दलदल है. इंजीनियरिंग एक दलदल है सारा. एक बार घुस गया उसमें बाहर नहीं आएगा. You love it or leave it, whatever, but you fall in love with that. And you sometimes although it's bit difficult, bit risky, bit of a पढ़ने में बहुत लगती है, लेकिन इट्स मज़ेदार चीज़ है. एक बार satisfaction of diagnosing faulty machinery, and at the same time making attempt and rerunning it safely. It's it's a really satisfying and thrilling experience. बहुत अच्छा लगता है. और तुम्हारी जनरेशन तो कचरा है बाबा. ये पता नहीं कौन नाम देता है, अल्फा जनरेशन, Z जनरेशन. मुझे लगता है कचरा जनरेशन है ये. जिसको देखो फोन पे बिना नेट के कोई रह ही नहीं सकता है. बिना उसके क्या बोलते हैं, आजकल तो नया चालू है, शादी से पहले 4 बार लिव इन. यू कांट, लेकिन 4 प्लेट से खाना खाने का कोई कॉन्सेप्ट है क्या? आई डोंट नो एक्चुअली. तुम लोग के जनरेशन में क्या है, इट्स कूल. हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स यू हैव? दैट्स अ प्रॉब्लम. तो तुमको एक्सपीरियंस ही नहीं है. और मेरे को, मैं जो सुनता हूँ देखता हूँ कि एक्चुअली ये उम्र में, जिस उम्र में 20 साल के बाद से लेके प्राइम जो होता है एक मेल का और फीमेल का होता है 25 years. उस टाइम पे इज द द बॉडी नीड्स is undergoing a lot of changes. That is the prime time to have physical satisfaction or love and lust, you could say. L² का टाइम होता है. क्या होता है? L², लव एंड लस्ट का टाइम होता है. इस टाइम पे हार्मोन्स जो है बॉडी के, टेस्टोस्टेरोन्स एंड ऑस्ट्रोजन्स, ये मेल और फीमेल में बहुत हाई उसमें होते हैं. और इसमें इट्स बट नेचुरल टू फॉल, उसमें जाना और ये सब करना अच्छा है, ठीक है. लेकिन ये नहीं कि इसके साथ नहीं जमा. अरे तेरे साथ कौन सा दही जमाने का है क्या? इसके साथ मेरा जमा नहीं, मैं 3 साल से थी, क्या नहीं जमा पाई? तो एक आदमी को खुश नहीं रख सकी. जो लड़की अपने फर्स्ट रिलेशन में, जबकि वो बिल्कुल जवान है और खूबसूरत है, उसकी शादी नहीं हुई, इसका मतलब जवान भी और खूबसूरत भी है, किसी ने उसको पसंद करके उसके साथ लिव इन में रह रहा है. जो लड़की 1 साल 2 साल 3 साल तक सिर्फ एक लड़के को खुश नहीं कर पाई,
फिजिकली मान ले, बाकी तो छोड़ दे, फिजिकली खुश नहीं कर पाई और वो कन्विंस नहीं हो पाया कि मेरे को इससे मेरे को यही लड़की चाहिए जीवन भर के लिए, तो वो तो कुतिया से भी बेकार है, वर्स देन दिस थिंग। समझ में आ रहा है? वो तो कुत्ती से भी बेकार है फिर तो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मेल और फीमेल दोनों। अगर एक लड़का एक लड़की के साल 2 साल 3 साल साथ रह के वो उसको सेटिस्फाई ही नहीं कर पाया लड़का, तो वो उसको किसी दूसरी लड़की से शादी करने की क्या नहीं है, जरूरत, औकात ही नहीं है उसकी। जब तुम अकेली एक लड़की को जिसको तुमने पसंद किया, देखने में सुनने में कैसी है, उसके साथ लिव इन में गए, सेक्स किया, खाया पिया, उठे बैठे, यू शेयर द बेड, यू शेयर द थॉट्स, यू शेयर द फूड, यू शेयर द एम्बिशंस, तुमने ये सब शेयर करने के बाद भी वो लड़की तुमसे शादी करने को तैयार नहीं है, तुमको छोड़ के किसी और के पास जा रही है, दैट मीन्स यू आर नॉट गुड इनफ टू बी कॉल्ड अ मैन। जो एक औरत को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, अब वो औरत है। जब कोई वो लेडी किसी के साथ शादी हो या ना हो उसमें चली जाती है तो वो वुमन बन जाती है, उसको लड़की नहीं बोलने का, वो वुमन है। और फर्स्ट हैंड है, सेकंड हैंड है, थर्ड हैंड है, जितने भी वो है, जैसे गाड़ी होती है ना, न्यू गाड़ी, फिर इसने उसको बेचा, उसने उसको, तो वो कैटेगरी में आई थी व्हीकल की, फोर्थ हैंड गाड़ी है। या तो इसमें सेम लड़का भी जो है, मैं उसको लड़का मत बोलो, तो बॉय इन रिलेशनशिप हैव बीन लाइक कपल ऑफ टाइम्स, ही इज नो लॉन्गर अ बॉय, ही इज अ मैन, और वो भी फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, फिफ्थ हैंड, व्हाटएवर। अगर 4 लड़कियां तुझसे खुश नहीं हो पाई तो नॉट वेरी गुड इनफ। तू खाना किसी को खिला सकता है, किसी को घर पे नौकरानी की तरह रख सकता है, लेकिन उसको बीवी बना के नहीं रख सकता, क्योंकि जो बीवी की ज़रूरतें हैं तू पूरी नहीं कर पा रहा है। सेम गोस फॉर द फीमेल। अगर अपने प्राइम एज में एक वुमन, एक लेडी, 1 को 2 को 3 के साथ में सो के तीनों को खुश नहीं कर पाई, तो शी इज़ अ ब्लडी यूजलेस व्हीकल। वो एक घटिया वो है क्या, शी डजंट लाइक यू नो। हाँ, तो वो ये दिस इज़ माई थिंकिंग। अब इसमें मेन चीज़ जो पिसती है आप लोग की जनरेशन में, मैंने ये देखा है, इनसे पैदा हुए बच्चे। भाई माँ बाप के मुंह पे तो थूकेंगे ये लोग, तेरी लड़की उधर उसके साथ में रिलेशन में है, चल भाग साले, क्या बात करता है, तेरी बेटी तेरा बेटा उधर है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि लाइक आई एम इन रिलेशनशिप, आई वाज इन रिलेशनशिप, दैट मीन्स फकिंग यू हैव बीन फकिंग अराउंड यूर होर पेन, बोलते हैं ना बिना पैसे के। हमारे यूपी में तो बहुत ही गंदा नाम लेते हैं, रंडी बोलते हैं सीधा, छिनाल रंडी है साली, कि जो बिना पैसे के चुद रही है, कि इतनी इसको शरीर की भूख है जो नहीं रोक पाती। और पहले की लेडीज़ आज भी देखो, हमारे ज़माने की लड़कियां जो विधवा हुई हैं, अपने ज़माने में औरतें, वो पूरा जीवन अपने बच्चों के साथ में, 1 बच्चा है 3 बच्चा है, वो कमा के खिला के इज्जत आबरू से आज भी रहती हैं। क्या उन फीमेल्स की फीलिंग नहीं थी क्या? सो आप लोग की जनरेशन में इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, और कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। इसमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। किसी के साथ सो के ये फाइंड आउट करना कि हमारा सो के रह के एज ए हस्बैंड वाइफ रह के अब ये पता लगाना कि हम कंपैटिबल है कि नहीं है। सो इट्स लाइक यू नो,
इट्स हाई टाइम कि आदमी इस सोच से उभरे। और इसका पेमेंट वो करते हैं जब ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात ये है, प्रेग्नेंट होने के बाद ये बोलती हैं अब तू मुझसे शादी कर, मेरे बच्चे का मेंटेनेंस दे, मेरे को मेंटेनेंस दे, तेरा डीएनए है। अरे वो लड़का कैसे मानेगा मेरा डीएनए? तू जब बिना शादी के मेरे साथ सो सकती है तो बिना शादी के तो 50 और के साथ सो सकती है। मैं क्यों इसको पालूँ, मैं क्यों करूँ? तो इसमें जो बच्चे जो पैदा होंगे, आप लोग की जनरेशन में जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, जो भी हैं, इसके अंदर बच्चे वो भरते हैं क्योंकि उनके पास पेरेंट्स नाम की चीज़ नहीं होती है। समथिंग कॉल्ड पेरेंट्स। माँ बाप, माँ प्रेम देगी, बाप प्रोटेक्शन एंड चीज़ें प्रोवाइड करेगा थ्रू आउट द लाइफ। उस बच्चे के पास ये गारंटी नहीं होती है कि बाप प्रोवाइड करेगा। बाप ने, माँ ने तो मज़ा लिया खूब, अपना 1-2 नहीं 5-6 जगह मज़ा लिया और बाद में पेट फुला के बैठ गई और सबने गांड पे लत मार के भगा दिया। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज। सबने मारा भाग साली रंडी बहन से, बिना शादी की सोती सबके साथ नाता चल, मैं कौन ना शादी करूँगा। अच्छा, ये मेडल की तरह होता है एक्चुअली कि आपको हमारे ज़माने में पूछते थे भाई आपका कितना परसेंटेज आया। आजकल ये बड़े प्यार से पूछते हैं आपका कितने रिलेशंस थे? मेरे 3 थे। अच्छा, डिडंट वर्कआउट, ओके। आपके? मेरे 5 थे, वो भी डिडंट वर्कआउट। So fucking 2 useless are like again coming together on a terms that okay let's try कि free fuck के लिए। So ये concept जो है इसलिए वेस्टर्न concept है जो हमारे इसके अंदर हमारी जनरेशन उसको क्या हो सकता है, लेकिन यू कैन कॉल मी बड़ी ओल्ड चैप, नॉट ये हमारे आजकल की जनरेशन के साथ में इनकी थिंकिंग वियर्ड है और बहुत ही नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिकॉज हमारे ही नहीं, वर्ल्ड के ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं आज के देश हैं, उन्होंने इसको पास कर दिया है कि एनी मैन हु इज़ एडल्ट एंड एनी फीमेल हु इज़ एडल्ट, दे चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो या कुंवारे हों, वो जब चाहे जिसके साथ चाहे फिज़िकल रिलेशन बना सकते हैं, लिव इन में रह सकते हैं। ये हर देश का आ गया है। अब ये आपके कॉन्शियस पर है कि आप हवा में महल बनाना चाहते हैं या आपके जो संस्कार हैं, आपके जो वैल्यूज़ हैं, आपकी आत्मा है, आप दिल से किसी को बोलते हैं ना कि दिल से आदमी अपनी जान दे देता है दूसरे के लिए, तो आप क्या पूरी लाइफ किसी के साथ बिताना चाहेंगे? शक्ल अच्छी हो ना हो, दिल अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, डिवोशन एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, वो ग्रेटनेस है। लॉयल्टी होनी चाहिए। लॉयल्टी देखो, सोने को तो शादी के बाद भी हो सकता है। एक लड़की, एक फीमेल है, वो आज तक किसी के साथ में रिलेशन में नहीं रही, लेकिन अगर उसका आदमी उसको प्यार नहीं देगा, शादीशुदा औरत को, या उसको निगलेक्ट करेगा उसकी फीलिंग्स को, तो डेफिनेटली वो शी विल फॉल फॉर द अनदर सेकंड दिस थिंग, वो सेकंड ऑप्शन ढूंढेगी। तो उसमें गलती मैं दोनों की मानता हूँ। तुमको सेकंड ऑप्शन ढूंढने से अच्छा है कि तुम अपने फर्स्ट ऑप्शन को ही कन्विंस करो और उसी से क्या बोलते हैं वो चीज़ पाओ जो तुमको चाहिए। हाँ, नहीं, जो भी चीज़ है, लव, अफेक्शन, XYZ, वॉट एवर इज देयर, ओपन, तो उसमें कम दोनों का जो हस्बैंड वाइफ का पेयर है, वो एक दूसरे के साथ में खुल के हर सब्जेक्ट पे बात करें, हर टॉपिक को एड्रेस करें, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो फिजिकल हो, एक दूसरे के साथ खुल के बात करें उस सब्जेक्ट के ऊपर। तभी वो सामने वाले का ओपिनियन और अपना, सबसे पहले अपना ओपिनियन उसकी खोपड़ी में डाल सकते हैं और वो एनालाइज करेगा कि हाँ ये ठीक है या मुझे ऐसा करना चाहिए, वो अपने आप को बदलेगा। ऐसे हवा में नहीं सोचने आना ये सोच वो कर लेगी तो मैं ऐसा करूँगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यू कांट बी लाइक एज्यूम और अजम्पशंस में नहीं जीने का। इफ़ आई डू दिस दे विल डू दैट, नो, अजम्पशंस नहीं
keep the facts in front of the one who is like whom you are dealing with and let them calmly think. उनको समय भी उतना दो, ये नहीं कि अरे मैं तेरे को प्यार करता हूँ, तू मेरे को करती कि नहीं, अरे करती भी होगी तो सोचेगी क्या है ये, इज दिस द वे टू आस्क. तो हेस्ट डिसीजंस और क्विक डिसीजंस सामने वाले से एक्सपेक्ट मत करो. लेट देम टेक देयर ओन डिसीजंस. अपना पाथ है और अपने लिए सबसे पहले अपना कैरियर, चाहे वो मेल हो और फीमेल, अपने कैरियर पे ध्यान दो. अगर तुम पढ़े लिखे हो और तुम सोचते हो कि तुम ये काम कर सकते हो, उस काम में को ज्वाइन करो. और ज्वाइन करने के बाद अगर आपको काम अच्छे से आता है तो आप ऑटोमेटिक आउटसाइन करेंगे. चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो. इट डज़ नॉट मीन दैट वन फील्ड, एनी ऑफ द फील्ड विच यू इज़ लाइवलीहुड ऑफ द, जिसमें आपको अपनी सर्विसेज देने के लिए, अपनी नॉलेज और अपने क्राफ्ट्समैनशिप का सर्विसेज रेंडर करने से अगर आपको जो पैसा मिलता है उसी को सैलरी या पेमेंट बोलते हैं. अगर आप उसमें एक्सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक देयर विल बी मोर डिमांड, आपकी ज़्यादा डिमांड होगी और आपका प्रमोशन होगा और आपका बिजनेस चलेगा. तो दैट इज़ माई थिंकिंग कि आप लोग की जनरेशन इज़ लवली, सब कुछ है, लेकिन उन लोग की श्योरिटी नहीं है कि व्हाट दे वांट एक्चुअली आउट ऑफ इट. आई मे बी रॉन्ग, लेकिन दिस इज़ माई थिंकिंग. आज इस दुनिया में सबको अपना इंडिपेंडेंट सोच रखने का और फ्रीडम है एंड एट द सेम टाइम दैट इज़ वाई आई थिंक कि इट वुड बी सेफर एंड बेटर फॉर एवरीबडी कि जो उस इशू को एड्रेस करें और उस इशू के लिए वो करें, क्या बोलते हैं, यू हैव टू लर्न टू लीव, डिस्कस एंड हो सकता है द डिसीजन जो उसका आउटकम है, रिजल्ट समटाइम्स लाइफ में हमारे क्या होता है, हमें जो डिसीजंस हमने लिए हैं या जो एक्शंस हम लोग ले रहे हैं उसका एक्यूरेट और बेटर रिजल्ट नहीं मिलता है. दैट डज नॉट मीन यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ. हम गलत पाथ पे नहीं हैं. रिजल्ट कम आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है मोर एफर्ट इज रिक्वायर्ड. यू हैव टू डू, थोड़ा और होमवर्क बढ़ा के हमको करना पड़ेगा. हाउ आई कैन डू इम्प्रूव माई सेल्फ. हाँ, वो दूसरे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. आपको ही पता है आप कहाँ गलत हैं, कहाँ आप में कमी है. अगर कोई कुछ समझाता है, कुछ बोलता है तो वो अपना समझ के बोल रहा है. चलो छोड़ दे यार, चलता है यार, कुछ नहीं यार, दैट मीन्स ही इज इन कंसर्न अबाउट यू और योर ग्रोथ. छोड़ना है यार. सो हैव सम ऑप्शंस स्टैंड बाई. ये नहीं काम करेगा तो ये करेगा, ये नहीं करेगा तो ये करेगा, ये नहीं करेगा तो ये करेगा. बट कीप लाइक रेडी ऑप्शंस अपने सामने रखिए. और एक ही बार ज़िंदगी मिली है. डू वॉट एवर यू वांट. इफ़ यू थिंक यू आर डूइंग राइट, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, कीप डूइंग इट. आई डोंट केयर, नीदर शुड यू बी, बिकॉज वो आपको सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस दे रही है. राइट. अगर जो काम करने में आपको सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस हो रही है, कीप डूइंग इट. आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक. इफ़ यू लाइक इट, यू आर ऑन द राइट पाथ. यू आर नॉट हार्मिंग एनीबडी. किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, बुरा नहीं सोच रहे हो, अपना अच्छा और अपनी खुशी के लिए अच्छा कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो. कीप डूइंग इट, नो प्रॉब्लम, वॉट एवर इट इज़. सो योर जनरेशन इज़ दिस. बट आई थिंक आप लोग से आने वाली जनरेशन जो होगी, जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, दे विल बी हैविंग मोर टफ टाइम. क्योंकि हम लोग की जो पेरेंटिंग हुई है, हमारे पापा की और हमारी जो पेरेंटिंग थी वो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग थी. स्ट्रिक्ट मतलब जिसमें टीचर और माँ बाप और हमारे आस पड़ोस के हमारे रिलेटिव, ये सब गलती होने पे घसीट घसीट के मारते थे. गलती कोई बर्दाश्त नहीं करता था, सबको सीधा था, बड़ी बी गुड, अदरवाइज यू विल गेट अ फकिंग स्लैप, यू गेट अ किक आउट. लेकिन आजकल की मेरी पेरेंटिंग जो है, मैं उसको मानता हूँ हमारी जनरेशन में हम लोग ने एक सॉफ्ट पेरेंटिंग का ट्रेंड स्टार्ट किया है. सॉफ्ट पेरेंटिंग का मतलब होता है बच्चे को एक बार हम मना करते हैं, 2 बार मना करते हैं, तीसरी बार हाथ जोड़ के उसको बोलते हैं ये ले जो तू मांग रहा था, ये ले, तेरे को क्या चाहिए, तेरे को यही चाहिए था ना, ये ले, और कुछ चाहिए तो बता.
So this is not known as soft parenting. So I don't know आप लोग की जनरेशन में हाउ यू विल डील विद योर दिस थिंग. हर पेरेंट्स को एक हक है, हर जनरेशन को ये हक है कि वो अपने बच्चों को कैसे बड़ा करे. तो हमने जिस तरह से हमें अच्छा लगा, हम लोग की जनरेशन की एक गलती मैं मानता हूँ एक्चुअली, मेरी ही नहीं, मेरे जनरेशन के जितने भी हैं, कि हमारी सॉफ्ट पेरेंटिंग है. ज़रा सा किसी लड़की को या लड़के को हम लोग थोड़ा सा एज ए टीचर एंड मेंटर हम लोग डांट देते हैं या दो शब्द बोल देते हैं. आई फाइंड देम ब्लडी क्राइंग इन द टॉयलेट एंड द वीपिंग लाइक shedding tears. So and then you say, what the hell, I did not tell something wrong, I was telling the right thing. You are not attending the classes, you are not scoring the marks, you are not replying to the questions, and तुम 25% से ज़्यादा तुम जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो. यू गोइंग ब्लाइंड एक्चुअली. और वो भी किस स्टेज में, जबकि आपके सबके पास में स्मार्टफोन है बच्चों के, आपकी जनरेशन में सब एक बटन दबाएंगे, सिर्फ उसको आपको मुंह से बोलना है, गूगल कैन यू टेल मी दिस थिंग्स, एलेक्सा कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में हम लोग इंटर कर रहे हैं. अभी तो ये सॉफ्टवेयर का ज़माना है. ये क्या है? ये तुम्हारी जनरेशन में, योर जनरेशन इज इंटरिंग द AI सॉफ्टवेयर ज़माना. और तुम्हारे बच्चों के ज़माने में AI हार्डवेयर का ज़माना आ जाएगा. दैट मीन्स इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड देयर रोबोटिक सिस्टम्स बहुत आएंगे. और वो उसको कैसे, उस चैलेंजेस को उन लोग ओवरकम करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो चीज़ होगी बहुत एडवांस होने वाली है. एंड समहाउ एलन मस्क जो है इस समय, उसने एक सारी दुनिया में सबके दिमाग में एक कीड़ा डाला है स्पेस एज का. किसका? स्पेस एज का कीड़ा उसने वायरस डाल दिया है. और ये आने वाले समय में अगर हम बोलेंगे तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग हैं 21st सेंचुरी में. किसमें? 21st सेंचुरी में चल रहे हैं. और इस अभी तक का सबसे ग्रेट जो आदमी है, जिसको हम बोल सकते हैं एलन मस्क है, जो कि स्पेस एज के पीछे पिछले 25-30 साल से पड़ा हुआ है. इसकी थिंकिंग ही एकदम अलग है, इसका अप्रोच अलग है, इसका डिटर्मिनेशन अलग है. ना ही इज़ ए हेले लॉट ऑफ दिस थिंग एग्जाम्पल, कि इतना बोलते हैं ना, आदमी अपना पूरा जीवन लगा रहा है, वो अपनी पूरी पूंजी, अपना नाम, अपना सब कुछ लगा देता है सिर्फ अपनी एक सोच के पीछे. तो वो आपके जो स्पेस एज का वो एक वो ओपनिंग का हो या मैजिकल क्या बोलते हैं, जिक्सॉ पजल देके जा रहा है. वो क्या देके जा रहा है? जिक्सॉ पजल ऑफ ए स्पेस एज. आपकी जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे उस एज के सामने फेंक दिया है उसने. उस कॉन्सेप्ट को उसने लाइक इट हैज़ फ्लोरिश्ड. वो बहुत आगे बढ़ रहा है और बढ़ने की संभावना भी है. लेकिन हमारे पास एक चीज़ की प्रॉब्लम आएगी, और वो होगी द फैक्टर कि ह्यूमन इंटरवेंशन इनटू द स्पेस में हमारे पास सिर्फ 60 साल है. कि अगर आज एक बच्चा पैदा हुआ, मैं उसको आज ही लेके स्पेस में छोड़ देता हूँ, तो मैक्सिमम वो जिंदा रहेगा 60 साल के लिए. उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद तो वो बीमार पड़ेगा, मरेगा, जो निकल जाएगा वो. तो वो स्पेसक्राफ्ट को कौन चलाएगा? कौन रिप्रोग्राम करेगा? कौन इमरजेंसी एक्शंस लेगा? और हमारा E2.0, हम लोग अर्थ हैं. देयर इज E2.0. दैट मीन्स एक ऐसी अर्थ है जो 150 मिलियन ईयर्स दूर है. कितना? 150 मिलियन ईयर्स अवे दूर है. वो भी लाइट की स्पीड से जाएंगे. तो क्या है? इफ वी ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, वी विल रीच देयर इन 150 मिलियन ईयर्स. इम्पॉसिबल है.
तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आई ऑल्सो थिंक कि तू स्पेस रेस के बारे में सोच रहा है, ठीक है। सबसे हमारा जो हमारे ऑर्बिट में घूम रहा है, हमारे सबसे जो वो है क्लोजेस्ट मून है। मून के पास ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। बिना पानी के और ऑक्सीजन के हम लोग डेड है। क्या है? वी आर डेड इन मिनट्स। सो ऑक्सीजन। हाँ, और जहाँ पर हाँ, तो हम लोग को चाहिए भी तो ऑक्सीजन चाहिए, और प्योर ऑक्सीजन होगी तो भी हम मर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आग जलाएंगे ब्लास्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन इज प्योर ऑक्सीजन इज ए फ्लेमेबल सब्सटेंस। तो हमको चाहिए एयर। क्या चाहिए? एयर चाहिए, जिसके अंदर हम आग जला के खाना बना सकें। और हमारा फूड सोर्स है, सबसे बड़ी बात क्या, 3 टाइम खाना खाते हैं, 1.5 2 किलो, और वो भी साला पका के, जहाँ पर हमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़े। तो और इतना सारा 1.5 किलो खाना खाने के बाद फिर 4 घंटे के बाद भूख लगती है, फिर 6 घंटे के बाद भूख लगती है। इसका मतलब हमारी पूरी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसी के अंदर हमको रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा कि एक टैबलेट खाने के बाद 1 साल तक हमें किसी एनर्जी की, एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े। जैसे हमने डीजल इंजन या पेट्रोल की कार है आपकी, हमको हर 200 किलोमीटर के अंदर हमें अपने पेट्रोल कार में पेट्रोल भराना पड़ेगा। हर 200 किलोमीटर के बाद हमें डीजल भराना पड़ेगा। तो वही हालत हमारी है, हर 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद खाना पड़ेगा। हर 12 घंटे के बाद हम थक जाएंगे, हमें 12 घंटे सोना पड़ेगा। तो हमारी एनर्जी ख़त्म कहाँ हो रही है, यही हमको नहीं मालूम है कि हमारा टोटल शरीर का जो है आउटपुट मैक्सिमम 12 घंटे, 12 घंटे के बाद बैठने को मिल जाए, लेटने को मिल जाए, आओ सो ले। तो हम लोग 12 घंटे का रेस्ट और 5-6 किलो खाने और चबाने के बाद में हमको हर 12 घंटे के बाद हमको रेस्ट चाहिए, हर बात। तो हमको इसका मतलब जो हम खा रहे हैं ये हमारा ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड है। क्या है ये? ऑल्टरनेट सोर्स। प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड के बारे में रिसर्च नहीं हो रही है। अगर ये रिसर्च एलोन मस्क करता, अगर एलोन मस्क इस चीज़ पे रिसर्च करता कि ये फूड जो हम लोग खा रहे हैं वो हर 12 घंटे के बाद ख़त्म हो जाता है, हर 4 घंटे के बाद उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, और वो तो ऐसा फ्यूल जैसे न्यूक्लियर फ्यूल है, न्यूक्लियर शिप सबमरीन जो है, उसमें एक बार रिएक्टर चालू करोगे तो 25 साल तक वो चलता रहेगा। कितना? 25 ईयर्स तक। तो अभी हमारे पास में डीजल पेट्रोल है, जो हम लोग आटा दाल चावल खाते हैं, कार भी है, वो फैट वैट खाते हैं और सोचते हैं हमारा शरीर इसे चलेगा। लेकिन एक्चुअल में हमको चलाने का क्या है? हमको सोचना है ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी goes into our body which can give us fuel and energy so that we don't feel tired and need to sleep, so that we are energetic after consumption of that. We are alive, we are awake, and we don't need food for 1 month or 1 year or 10 years तक। हमें एक बार खा लिया, उसके बाद हमें 10 साल तक भूख लगनी ही नहीं चाहिए। ऐसा कुछ, लेकिन दिस इज़ माई कॉन्सेप्ट कि सोचने का, तो ऐसा सोचने का जिसके अंदर कुछ वेरी कंस्ट्रक्टिव और वेरी क्या बोलते हैं, इनोवेटिव चीज़ हो, जो पॉसिबल भी हो। ये पॉसिबल भी है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने लेकिन यू आस्क्ड मी सो मेनी थिंग्स, और मैं चाहूँगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर जब भी आपको मौका मिले, फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, यू आस्क मी एंड आई विल ग्लैडली बी ज्वाइनिंग यू ऑन योर चैनल, एंड फ्रॉम माई साइड गुड लक। ये मेरा छोटा लड़का है, और
बड़ा वाला जो है कहाँ है, क्या करता है बड़ा वाला तेरा? He's in US right now. ओके, सो इसका बड़ा भाई जो है अभी यूएस में है, न्यूयॉर्क में। सिली बॉय, आई कॉल हिम सिली बॉय, क्योंकि वो सॉफ्ट पेरेंटिंग का सबसे घटिया वो है क्या, ही इज़ अ वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ए सॉफ्ट पेरेंटिंग। क्योंकि ना तो वो मेरी बात मानता है, ना इसकी बात मानता है, ना हमारी वाइफ की बात मानता है, ना अपनी दादी की बात मानता है, और सबसे वो अपनी बात मनवा लेता है। सो बच्चा, हिज नेम इज टेरेंस, और ऐसे तो ठीक ही है। टेल समथिंग अबाउट टेरेंस। He's a very good bird. हैं? He's a good. He don't have any bad habits. बैड हैबिट क्या है? uh, क्या है बैड हैबिट? बैड हैबिट है उसके अंदर, जैसे आजकल के बच्चे लोग सिगरेट पीते हैं, मसाला खाते हैं, दारू पीते हैं, बियर पीते हैं, जो भी ले रहे हैं चीज, वो सब ये बिल्कुल अवॉइड करता है। हाँ, वो सिर्फ जंक फूड खाएगा, जंक फूड इसको जितना खिलाओ वो बचपन से ऐसे ही हो। बचपन से ऐसे ही हो। 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक अकेले। नहीं, तो तुम्हारी कौन सी है? तुम कौन सी पीते हो? कोका-कोला। ये कोका कोला पीता है, ठीक है। और वो क्या पीता है? माउंटेन ड्यू 6 bottles वो ब्लडी फुल। in 2 days। अच्छा, वो 6 बोतल 2-2 लीटर वाली वो लाके रखेगा, और ये मान लो उसकी खत्म हो गई है, तो ये बोलेगा भाई यू ट्राई दिस कोका कोला, तो वो कोका कोला को नहीं मैं नहीं पीऊँगा इसको। अरे वो भी सोडा है, ये भी सोडा है, रंग अलग है, थोड़ा सा टेस्ट अलग है। अरे पी ले, बाद में गाड़ी में जाना लेकर आ जाना ना, मैं ये नहीं पीऊँगा, मैं अपनी वाली पीऊँगा। अच्छा, उसको वो बोलता है मेरी अपनी वाली, क्या बोलता है? अपनी वाली, मैं अपनी वाली पीऊँगा। तुम उसकी पी लेते हो वो माउंटेन ड्यू? वो तो कभी देता है। हाँ, वो नहीं, वो दैट मीन्स सो ऐसा होना चाहिए कि अगर मेरी इसका कोका कोला ख़त्म हो गया है, तो ये माउंटेन ड्यू पीता है उसका, तो लेकिन यू शुड हैव एन ऑप्शन, और टेस्ट भी करना चाहिए हर चीज़ को। उसने टेस्ट किया है, लेकिन उसको ज़्यादातर वही पसंद है, तो इतना एडमेंट नहीं होने का अपने उस पर, लेकिन यू शुड बी फ्लेक्सिबल फॉर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। एंड गुड लक ऑल जितने भी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। सॉरी इफ़ यू फेल्ट एनीथिंग रॉन्ग व्हाट आई सेड, and keep gracing and sending good positive feedbacks on the our this thing chit chat, you know, which we had little chit chat. It went bit too far actually. I could have, मैं थोड़ा और भी बोल सकता था या सोच सकता था अगर मेरे पास समय होता, but I do not have, I need to go, so excuse me everybody. Thank you very much for joining and seeing this video so long, and आपको, आपके परिवार को, सबको हमारी तरफ से गुड लक एंड बी सेफ। ड्राइव स्लोली माय डार्लिंग, यू नीड टू ड्राइव एक्सट्रीमली, बी केयरफुल while driving in your city. हेलो गाइस, तो मैं आपको सबको इसी बताना चाहता हूँ कि मेरे पापा का भी चैनल है यूट्यूब पे, विक्टर मसीह 411। Yeah, Victor Masi 411. It's basically ट्रेनिंग का है एक्चुअली। ट्रेनिंग की बहुत सारी चीज़ें हैं, और सीमैनशिप के बहुत सारे इक्विपमेंट्स के बारे में है। डू विजिटर्स एंड आस्क मी एनी क्वेश्चंस। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाना बेटे, जिसमें हम बच्चों को बता सके कैसे आप इंडियन नेवी में ज्वाइन कर सकते हो, कैसे मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और किस किस ट्रेनिंग होती है। यू आस्क मी एनी टाइम क्वेश्चन, आई विल गिव यू माई नंबर ऑल्सो। लड़का हो या लड़की हो, बेटे कॉल करो एंड आस्क मी अबाउट योर क्वेरीज, जो भी किसी को डाउट एंड क्वेरीज है, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। आई विल बी glad to help them out. I don't mind helping. You are all Indians are my brothers and sisters. And rest of the world is also my brothers and sisters. All the children are like my children. So even if you are not from India, even if you are from any country, I don't care. You are the pride of the nation, pride of your nation, and you should be doing good. Avoid drugs, please. Yeah, that is also. मैंने जब मैं UK में था, I have been to UK US many times.
मैंने वहाँ पर देखा यंगर जनरेशन का जो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ड्रग है वो थोड़ा ज़्यादा है, और हमारे साउथ एशियन ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बहुत ही नेग्लिजिबल है. सो अवॉइड ड्रग्स प्लीज़, एंड अवॉइड ड्रिंक एंड ड्राइविंग, एंड ड्राइव सेफली. लव यू ऑल. थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड. थैंक यू पापा. मैं पापा का चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब दैट ऑल्सो. सब्सक्राइब मी, लाइक, कमेंट एंड शेयर. थैंक यू गाइस.